ओके। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 8, ये है स्लीप एंड कॉन्शियसनेस। ये इन दो चीज़ों पे है। और आपको अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो मिलेंगे जिनको इसी का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली स्लीप का। तो खैर अभी आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों का प्रॉब्लम है। कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी इनको होते हैं कुछ लोगों को। तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रेलिवेंट है, जिसमें हम स्लीप और कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। तो कॉन्शियसनेस जो है ये वर्ड हमारा बहुत देर से चलता आ रहा है, बहुत से चैप्टर्स से चलता आ रहा है। अगर हम बात करें जहाँ पे पर्सनैलिटी की बात की थी, तो पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में एक थ्योरी हमने पढ़ी थी सिगमंड फ्राइड की, जिसमें हम लोगों ने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, इन चीज़ों की हमने बात की थी। तो ये वही हम काफ़ी दिनों पे चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, मैं आप उनसे पूछता भी आ रहा हूँ, तो ये वही जो चीज़ें हैं वही कंटिन्यू की गई हैं। अब हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के टॉपिक के, वो ये 4 होंगे मेन, जिसमें एक बार स्टेजेस ऑफ स्लीप, स्लीप की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, और नेक्स्ट मतलब स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये दोनों आपस में इंटरलिंक चीज़ें हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप विदाउट सॉरी विदाउट मेडिकेशन। हम लोग किस तरह से अपना स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, तो ये इससे रेलिवेंट चीज़ें होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 4 स्टेजेस हैं स्लीप। ये हमारे पास कौन सी स्टेजेस होती हैं? ये हमारे पास जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसके साथ आप देखिए लिखा है NREM। इसका मतलब है इसकी जो है NREM, ये एब्रीवेशन है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। तो ये तीनों वैसे एक ही काउंट की जाती हैं सेपरेट कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट है। और जो हमारे पास 4th स्टेज है वो REM है। वैसे बहुत सी जगहों पे अब ये बात भी की जाती है कि स्लीप की जो है वो 5 स्टेजेस हैं। वो 5 स्टेजेस क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज यहाँ पे लिखे हैं वो एज इट इज हैं। जो थर्ड स्टेज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जबकि दोनों पार्ट्स में एक ही बात की जाती है। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस ही होते हैं, 5 स्टेजेस वैसे लोगों ने बीच में बना दी हैं, लेकिन बेसिकली ये 4 स्टेजेस ही हैं। अब जो स्लीप स्टेजेस हैं ये होती क्या हैं? अगर हम बात करें स्टेज 1 की, जब हम सोने जाते हैं तो हमारी स्टेज 1 होती है वो क्या होती है, किस तरह का उसमें चीज़ें होती हैं, और आप इसको अपने साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, अपने आप को खुद भी असेस कर सकते हैं इसमें आप। फर्स्ट वन है, यह है ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। ये वो पीरियड है जब हम जब के बेड पे लेटते हैं। तो अक्सर होता है, लोग कहते हैं कि मैं जब सोने जाता हूँ तो मुझे एक एक घंटा नींद नहीं आती, 2 2 घंटे नींद नहीं आती। वही चीज़ सेपरेट है, हम उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे। जब हमारा सोने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हम तब से स्टार्ट करें। तो इसमें यह है कि जब हम फुल जाग रहे होते हैं उससे लेके नींद में जाने तक का जो पीरियड है, ये हमारा है स्टेज 1। तो इसका ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट भी कहते हैं, कुछ जगहों पर ये भी कहता है कि इसका ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट होता है। कि जब आप हल्की हल्की नींद में जाना शुरू, तो गुनूदगी आपको छाना शुरू होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास स्टेज आती है स्टेज 2 जो है। अब इसमें हम देखें तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड हार्ट रेट बिगिंस टू स्लो। आपको शायद ये फील भी होता हो, जब हम सो रहे होते हैं तो सोते सोते समटाइम हमें सर्दी महसूस होना शुरू होती है। अपने माइक ऑफ रखें। तो सोते सोते हमें जो है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, हमें सर्दी भी हल्की हल्की महसूस होना शुरू होती है। वो क्यों? हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होना शुरू होता है जब हम नींद में चले जाते हैं, हल्की सी नींद में जब हम होते हैं। हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो रहता है, क्योंकि दिल भी बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू होता है, काम डाउन रहता है। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है और हमारी हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना शुरू होते हैं। ब्रेन बिगिंस टू प्रोड्यूस स्लीप स्पिंडल्स। ये आपका दिमाग जो है वो अब नींद प्रोड्यूस होना शुरू करेगा, हाँ मुझे नींद में जाना है। पहले वाला जो प्रोसेस था, जो पहला फेज था, उसमें आपका दिमाग जागा है, आप आंखें सो रही, स्टेज 1 में। स्टेज 2 में आपका दिमाग भी नींद की तरफ जाना शुरू करते हैं, हाँ मुझे सोना चाहिए।
तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स से 20 मिनट्स या इससे ज़्यादा टाइम लगता है इस जगह में पहुंचने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ये वाला पार्ट जो ये 20 मिनट की नींद है, 20 मिनट की नींद नहीं है, 20 मिनट लेता है इस फेज में पहुंचने के लिए। इस वाले पोर्शन में आपकी नींद 4 घंटे की भी हो सकती है, 5 घंटे की भी हो सकती है, तो ये वेरी करते हैं। थर्ड स्टेज जो हमारे पास आती है वो है मसल्स रिलैक्स। देखो इसका पहला पॉइंट, मसल्स रिलैक्स। आपके जो मसल्स हैं, जो पहले वाली स्टेज थी स्टेज 2, उसमें आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो गया, आपका दिमाग नींद की तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन स्टेज 3 में आपके जो मसल्स हैं वो अब रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि जब आपको कुछ जख्म होते हैं, अगर आपको कुछ जख्म लगा हुआ है ये बॉडी पे, तो जो उसका हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो भी इसी स्टेज में होता है, स्टेज 3, जहाँ पे वो जख्म हील होना शुरू होते हैं, यानी जख्म बढ़ना शुरू होते हैं। तो जब आप देखें हमारे ऐसे होते हैं स्किन जो है, जब हमारे कट लग गया तो थोड़ा टाइम होता है स्किन को आपस में जुड़ने में, तो वो इस स्टेज में हमारा चल रहा था मामला, तो जिसमें आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो रहा होता है, उसके अलावा आपका सांस लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, अक्सर लोग बड़ी लंबी लंबी सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सांस में से स्मूथ होना शुरू होती है कि आप गहरी नींद में चले जाएं। स्टेज 1 में भी आप नींद में जा रहे, स्टेज 2 में आप तकरीबन तकरीबन गहरी नींद की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टेज 3 में आप बिल्कुल गहरी नींद में जा चुके होते हैं, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था कि स्टेज 2 और सॉरी 3 और 4 भी लोगों ने बना दी है और 5 तक ले गए हैं। तो 3 और 4 उस पॉइंट में जो बात की जाती है उसमें ये होता है कि स्टेज 3 में आप डीप स्लीप में और स्टेज 4 में आप डीपेस्ट स्लीप में चले जाते हैं, जबकि एक ही चीज़ है, ये इतनी स्टेजेस नहीं होती, ये सिर्फ 4 ही होती हैं। इसलिए स्टेज 3 में जो है आप लिखें, देखें आप लिखा हुआ है डीपेस्ट स्लीप अकर्स, आप गहरी नींद में जा चुके होते हैं। और जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं, इससे अगली जो स्टेज आते हैं वो फिर आप लोगों के साथ अक्सर ये फेज होता है हर एक के साथ, वो है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें आपकी आंखें भी बहुत तेज जो मूव करेंगी, आपकी आंखें भी चल रही होती हैं लेकिन आंखें बंद होती हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो कोई जो है ना उसका वो आपकी नींद से इतना लिंक नहीं रहता। वो क्यों, इस स्टेज में आप अपने आप से निकल के तो आप पहुंच चुके होते हो ख्वाब की दुनिया में, जो अक्सर हम ख्वाब देख रहे हैं सोए हुए। अब जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो हमारी स्टेज सबसे गहरी नींद की स्टेज है। इसमें देखिए ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव, अब आपका दिमाग एक्टिव हो गया, खुद आप नींद में आपको कुछ पता नहीं, लेकिन दिमाग आपका एक्टिव हो गया, वो आपको किसी और दुनिया में ले गया जहाँ पे आप ख्वाब देख रहे हैं। बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड एंड इमोबिलाइज्ड, अब आपकी बॉडी रिलैक्स हो गया, बॉडी आपकी मूव भी नहीं करी, अगर आप करवट ले भी रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि बॉडी करवट ले रही है नहीं ले रही, आप किसी और दुनिया में पहुंचे हैं। कोई फैंटेसीज के ख्वाब देखते होंगे, कोई टेंशन के ख्वाब देखते होंगे, किसी तरह का ख्वाब हो सकता है, आप कहीं और ही पहुंच चुके होते हैं। ड्रीम्स अकर, देखें यही बात आ गई है कि आप जब ख्वाब की दुनिया में पहुंच चुके हैं। आईज मूव रैपिडली, आप आंखें बहुत जो है ना मूव कर रही हैं स्पीड में। तो कैसे, आप देखें अक्सर जब लोग गहरी नींद में पहुंचे होते हैं ना, बिल्कुल गहरी नींद में जा चुके हैं, वो ख्वाब देख रहे होंगे, तो आप जब उनको देखें ना तो आप उनकी आंखें बेशक बंद है लेकिन वो आपको मूव होती फील होगी, इसकी आंखें मूव हो रही है। वो क्यों, वो ख्वाब में कुछ चीज देखा मैं सिर्फ मूव कर रहा हूँ, मैं सब जा रहा हूँ, तो उसकी आंखें सिर्फ सोचना शुरू होती है। वो जो चीज देखा, जिस चीज साइड पर देखा उसकी आंखें वहां वहां मूव हो रही है, बेशक आंखें बंद है। तो ये यहाँ पे इंसान ख्वाब की दुनिया में पहुंच चुका होता है। अब ये जो है सॉरी, तो जो ये आपके पास अब आई है पिक्चर सामने, ये एक शख्स की इवेल्युएशन की गई है, इनके टेस्ट होते हैं, ये कोई EEG के नाम से होता है, कोई EMG के नाम से होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना ECG, इसी तरह की होती हैं, और उसकी रिपोर्ट भी उसी तरह लाइन चलती आ रही होती हैं, रेज होती हैं कुछ। तो वैसे जो है इनकी परसेंटेज भी वो इसी तरह की होती है। पहले हमारे पास था अवेक, यानी जो हमारे पास स्टेज 1 थी, तो इसकी रेशियो भी वैसे ही होती है, 5 से 15% आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है नींद का, उसमें इतनी परसेंटेज होती है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास होती है लाइट, जैसे देखिए थर्ड नंबर पर जो है लाइट की, लाइट वाली है ये आपकी 50 से 60% आपकी नींद का ड्यूरेशन इसमें होता है, जिसमें आप गहरी नींद में नहीं पहुंचते, हल्की सी नींद होती है, आप अभी नींद की तरफ जा रहे हैं, गहरी नींद की तरफ।
सबसे ज़्यादा टाइम आपका इसमें गुजरता है। कुछ लोग होते हैं जो इस नींद में 4 घंटे नींद पूरी करते हैं, कुछ होते हैं जो 5 घंटे नींद पूरी करते हैं। यानी आप अगर 8 घंटे सोएं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो होगा ना अपनी नींद का, वो स्टेज 2 का होगा। उसके बाद हमारे पास आती है डीप, जो लास्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है 12 से 22% का इसका ड्यूरेशन होता है, इसकी रेशो होती है नींद की। तो इसमें जिस शख्स की ये एसेस की गई है उसकी 19% है। और हम लास्ट में हमारे पास आती है REM, जो कि सेकेंड नंबर पे है। ये 15 से 25% इसका इतना ड्यूरेशन होता है जब हम ख्वाब देख लेते हैं, ख्वाब में होते हैं। तो इसकी भी देखें, जिस शख्स की चेक की गई है इसकी भी 20% यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी। अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो है जेंडर्स की बेस पे, स्लीप अमाउंट्स बाय जेंडर। ठीक है, ये वेरी करते हैं, लेकिन एक एवरेज ली गई है, एक एग्रीगेट लिया गया है जिन जिन लोगों की असेस की गई है, जिन जिन लोगों को टेस्ट किए गए थे नींद के, तो उसकी फिर उन्होंने एवरेज ली है। तो एवरेज के हिसाब से ही हमारे पास कुछ डेटा है। ऐसे लोग जो 5 या 5 घंटों से कम सोते हैं, ठीक है, उसमें 65% जो है फीमेल्स हैं और 35% मेल्स। इसी तरह जो 6 घंटे की नींद पूरी करते हैं उसमें जब रेशियो हम काउंट करें तो 51.4% फीमेल्स हैं और 48.6% जो हैं वो मेल हैं। जो 7 घंटे की नींद का मामला है उसमें 52.4% फीमेल हैं और 47.6% मेल। 8 घंटे की जो नींद का मामला है उसमें 48.6% फीमेल हैं और 51.4% मेल। तो इसका 9 घंटे या इससे ज़्यादा का ड्यूरेशन अगर हो नींद का तो उसमें 50.5% मेल हैं और 49.5% फीमेल हैं। ये वेरी कर सकता है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को ये टेस्ट किए गए थे उस टेस्ट पे फिर एग्रीगेट लिया गया, उनकी एवरेज ली गई बाद में एग्रीगेट की बेस पे, तो फिर ये रेशोज सामने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कॉन्शियसनेस। जो जिसकी मैं कह था कि इस पे अक्सर हम बात करते भी आ रहे हैं और शुरू से हमारा हर टॉपिक पे इसकी में बात होती है। Consciousness is the state of being aware and consciousness is the state of being aware of and responsive to one's surroundings. ये डेफिनेशन है इसकी कि कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है? बीइंग अवेयर ऑफ, आप किसी चीज़ से अवेयर होते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको पता क्या हो रहा है। एंड रिस्पॉन्सिव टू वन सराउंडिंग, और उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स भी करते हैं कि जो आपकी सराउंडिंग में भी चीज़ें हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह की स्टेट्स हैं। वैसे तो अगर आप चेक करें ना कभी गूगल पे या कहीं पे भी आप इसके बारे में चेक करना चाहें तो वहाँ पे आपको बड़ी बता देंगे, 3 तरह की भी कॉन्शियसनेस बता देंगे, अपने कौन कौन से बता देंगे। तो वो इन्हीं के बीच में से ले लेके ना उसी चीज़ों को अलग अलग बता देते हैं कि ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, जबकि बेसिक दो ही होती है। इसके बीच में से आप जितनी मर्जी निकालो बाद में। फर्स्ट वन है हमारे पास नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस। सेकंड वन है हमारे पास अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखते हैं ये होती कौन कौन सी है। फर्स्ट वन हमारे पास है नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस। अगर मैं इसकी बात करूँ नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस की, वही चीज़ें जो हमारी रूटीन में चल रही हैं, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम अगर इरादतन कोई काम कर रहे हैं तो इसी चीज़ के बारे में बात की जाती है। थिंक अबाउट हाउ अवेयर यू आर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एट द मोमेंट। जब आपको पता आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं और आपके जो आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको पता है, आप इन सब चीज़ों के बारे में देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो आपकी ये नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस है। यू हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर यू आर, व्हाट टाइम इट इज, व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर फीलिंग एंड हु यू आर विद। देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है, यू हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर यू आर। आपको पता होता है आप किधर हैं, क्या टाइम है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं। जब आपको पता है इन सब चीज़ों को तो आपकी ये नॉर्मल व्यक्ति कॉन्शियसनेस है कि आप पूरे होश खवास में आपको हर चीज़ का पता चल रहा है। अ स्टेट दैट इज relatively organized, meaningful
एंड क्लियर, जिसमें आप ऑर्गेनाइज हैं, मीनिंगफुल और क्लियर, हर चीज़ आपको क्लियर नहीं पता है। हर ये अगर सिंपल जनरल हम बात करें तो मैंने वही बात की है कि जो काम आप इरादतन कर रहे हैं, जो आपको पता है कि पास क्या कुछ हो रहा है, आप हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपकी नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक आती है जो कि अभी हमने स्लीप की जो स्टेजेस पढ़ी थी उसमें भी इसका एक पॉइंट था। तो ऑल्टर स्टेट कॉन्शियसनेस हमारे पास क्या है? ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस समटाइम्स कॉल्ड नॉन ऑर्डिनरी स्टेट। ये ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, नॉन ऑर्डिनरी स्टेट है। देखिए, include various mental states in which the mind can be aware but is not in its usual wakeful condition। दिमाग तो आपका जाग रहा है, उसे पता क्या हो रहा है, लेकिन अपनी नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं है। कुछ चीज़ें उसे याद रह जाएंगी, कुछ चीज़ें वो भूल रहा होगा, उसने पता होगा वो क्या कर रहा है। सच एज ड्यूरिंग hypnosis, meditation, hallucination, trance and the dream stage। हिप्नोसिस की कल बात हुई थी जिसमें हिप्नोटाइज की बात की गई थी। मेडिटेशन का भी शायद आदमियों को पता हो, जब लोग वो अपनी टांग पर टांग रख के तो बिल्कुल लंबे सांस लेके तो किसी एक चीज़ के बारे में बस सोचते हैं, बाकी सब चीज़ों को माइंड से स्किप कर देते हैं। वो एक ही चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, बाकी हर चीज़ वो कट ऑफ हो जाते हैं। हेलुसिनेशन, आप लोगों को जो मूवी असाइन की गई है अ ब्यूटीफुल माइंड, उसमें जॉन नैश जो मेन रोल है, मेन करेक्टर जो है, उसको यही बीमारी है, हेलुसिनेशन। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया उसको बीमारी है और उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें ये हेलुसिनेशन है। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा ये हेलुसिनेशन एक्चुअली है क्या। ट्रांस, ट्रांस भी ये है कि आप बैठे बैठे किसी और जगह पहुंच जाते हैं, किसी और ख्यालों में पहुंच जाते हैं। एंड द ड्रीम स्टेज, जब आप ख्वाब देखते हैं और अक्सर ख्वाब आपको याद नहीं रहते, आप इरादतन वो ख्वाब नहीं देखते, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं से वो चीज़ आ गई है। तो इसलिए ये ऑल्टर्ड स्टेट कॉन्शियसनेस है जिसमें आप कुछ तो कॉन्शियस हैं, खुद इरादतन काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको सबकॉन्शियस के थ्रू या अनकॉन्शियस के थ्रू जो उसमें आ रही हैं, और आप इमेजिनेशन में आते हैं, कोई करेक्टर अपने माइंड में रख के उससे आप बातचीत करना शुरू कर देते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है ये ऑल्टर्ड स्टेट कॉन्शियसनेस में आती हैं। अभी हमारे पास लास्ट है, लास्ट हमारी जो है टॉपिक आ जाता है आज का चैप्टर का। ये हमारे पास है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स टू इंड्यूस स्लीप, यानी स्लीप मैनेजमेंट के लिए, स्लीप को बेहतर करने के लिए विदाउट मेडिकेशंस, विदाउट मेडिसिन हम किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकते हैं चीज़ों को। फर्स्ट वन है हमारे पास रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें देखें, अक्सर आप लोग भी शायद बचपन में कभी करते करते रहे होंगे। अगर आपके पेरेंट्स सोने जा रहे हैं कि टांगे दर्द कर रही हैं, या बच्चों में भी टांगे दबा दो आप, ठीक है, तो आपको उनकी जो मसल्स है ना, उनको रिलैक्स करने के लिए वो कभी टांगे दबा रहे हैं, कभी कंधे दबाएंगे, ये नहीं कंधे दबा देंगे, दर्द हो रही कंधों में। तो वो जो आप काम करें ना, कंधे दबा रहे हैं, टांगे दबा रहे हैं, उनकी ये मसल्स जो है उनको रिलैक्स किया जा रहा है, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, जितना उनकी दर्दें कम होंगी उनकी नींद अच्छी आएगी। तो इसलिए आपका जो है रिलैक्सेशन थेरेपी मसल्स के लिए, तो उसको आप प्रेफरेंस देते हैं कुछ लोग। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, स्लीप हाइजीन एजुकेशन। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो अनरियलिस्टिक थॉट्स पे उनकी आदत है कि लेटना, तो बस उनको अजीब अजीब सा ख्याल आना शुरू होने हैं और अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, अपनी कुछ सोचों में शुरू होते हैं। जैसे अक्सर मैं बताता भी रहा हूँ आप लोगों को, जो स्पेशली आर्टिस्ट लोग होते हैं या जो फीलिंग्स जिनकी स्ट्रांग होती हैं, अगर जिनकी पर्सनैलिटी में फीलिंग्स ऑफ आर्ट स्ट्रांग होता है, तो उनको बेड पे लेटते साथ ही नींद नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जो लेटते साथ ही सो जाते हैं, कुछ होते हैं जो लेटते हैं साथ ही उनको अजीब अजीब चक्कर आना शुरू होते हैं, फैंटेसीज में चले जाते हैं, अजीब ही सोचों में गुम हो जाते हैं। तो एक कोई चीज़ जहन में आएगी, फिर करते करते उससे रेलिवेंट कोई दूसरी चीज़ निकालेंगे, तीसरी चीज़, वो करते करते 2-2 घंटे बेड पे लेटे रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी इस चीज़ के बारे में, ताकि जो अनरियलिस्टिक थॉट्स हैं, जो इस तरह की उनकी हैबिट्स हैं, उसको थोड़ा चेंज किया जाए। अगर वो दिन में या आगे पीछे कहीं पे डे ड्रीमिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बैठे बैठे दिन के टाइम ख्वाब देना शुरू करते हैं,
तो इस आदत को थोड़ा सा चेंज करके ना उनको कोई एक्टिविटी में इंगेज किया जाए जिससे वो अपनी उन थॉट से जो स्विच होके अपनी नींद की तरफ हैं। और हमारे यहाँ पे आजकल, बल्कि हमारे यहाँ पे ओवरऑल द वर्ल्ड, एक आपने शायद सुना होगा वर्ड इंसोम्निया, जिसको अक्सर लोग इंसोमेनिया भी बोलते हैं। ये बीमारी है, लोगों को नींद नहीं आती। तो वो कहते हैं कि हमें नींद कैसे, हम सोते हैं तो नींद नहीं आती, तो सुबह फिर काम जाना होता है, तो सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है, सो ऑन जो भी चीज़ें होती हैं। इसी तरह किसी को नाइट मेयर्स भी होता है, फिर वो ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ आपकी स्लीप के। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी। ये बहुत ज़रूरी है। स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी का मतलब होता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका बेडरूम है या जहाँ पे आप सोते हैं, उसका सराउंडिंग में जो आपका सारा इंटीरियर और जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो कैसी हैं। समटाइम होता है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी आपके रूम में होती हैं जो आपको सोने नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, आप सोने लगे हैं तो आपने ऑफिस वर्क घर में ला कर रखा हुआ है, जैसे आप मूव होंगे आपको सामने वो काम नजर आएगा, आपकी नींद उड़ जाएगी कि मैंने भी ये काम करना है। ठीक है, आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों ने असाइनमेंट के वो पेपर्स वगैरह अपने बेड के पास रखे हैं, अच्छी बुरी नींद आ रही थी, आप थोड़ी सी करवट लिया तो सामने नजर पड़ी असाइनमेंट के पेपर में, आपको नींद उड़ गई। सुबह इसकी आखिरी डेट है, डेडलाइन है, उसे मुकम्मल करना है। तो जिधर आप, जो आपका बेडरूम है उसका इन्वायरमेंट, उसके अंदर जो स्टिमुलस करें, जो स्टिमुलाइज जो चीज़ें हैं वहाँ पे, आप उनको देखते हो कि वो क्या ऐसी तो नहीं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं या आपको टेंशन क्रिएट करती हैं। या यहाँ तक कि बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि आपके बेडरूम का कलर, आपकी जो लाइट्स होती हैं, वो लाइट्स कौन सी हैं, उसमें कौन सा वार के आप बल्ब यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल अंधेरे में सोते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी रोशनी में सोते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें काउंट की जाती हैं। तो किसी के लिए इस तरह का उसका बेडरूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर शोर आ रहा है उसके बेडरूम में तो उसको नींद नहीं आएगी। इसलिए ये सब चीज़ें जो स्टिमुलस जो हैं उसके, वो स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी है। उन चीज़ों को जो है देखा जाए कि इसके सोने के लिए कौन सी चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं। और लास्ट वन है स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी। इसमें क्या है कि आपकी नींद जो है, बेतुकी नींद, उसको कम किया जाए। तो कैसे हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो दिन में सो लेते हैं, फिर पूरी रात होते हैं हाँ हमें नींद नहीं आती, मैं पूरी रात सो, मैं कोशिश करता हूँ मुझे नींद नहीं आती। भाई नींद कहाँ से आती है, मैं दिन में सो लिया था। ठीक है, कोई शाम में सो गया, कोई किसी टाइम सो गया, या बैठे बैठे सो गए, तो बाद में फिर रात को जब सोने का टाइम आता है फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर वाले की नींद नहीं आती। फिर दिन में आपको 8 घंटे 10 घंटे की नींद चाहिए थी। ठीक है, आप 4 4 घंटे करते करते पहले नींद पूरी करें, और कहाँ से आपको नींद है। इसलिए जो स्लीप रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी आप, अगर आप नैपिंग की या इसी तरह आपको दिन में सोने की या किसी भी कितने टाइम पर सोने की आपको आदत है, तो उसको कम किया जाता है कि उस टाइम पे आप अपनी नींद न पूरी करें। उस टाइम पे आप कोई एक्टिविटी करें, काम शाम करें, तो रात के टाइम जब सोने का टाइम है उस टाइम पे आप सोएं। तो वो जो कि आपके जो स्लीपिंग आवर्स जो है, जो कि इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट तो पहले कह सकते हैं, लेकिन बेड टाइम है जब आप सो रहे हैं, उस चीज़ को क्यों ना, उसको रिड्यूस करते हुए कि आपकी स्लीप जो है उसको प्लान किया जाता है। तो यहाँ तक के लिए अभी आपका आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। और मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक में आप लोगों के बहुत से सवाल हो सकते हैं और होने भी चाहिए। तो